स्वागत है आप लोगों का आज के शानदार वीडियो में। और आज हम लोग फैन कास्टिंग करने के लिए जा रहे हैं मनी हीस्ट सीजन 1 के लिए। मनी हीस्ट ना केवल एक ग्लोबल फेनोमेना है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर मनी हीस्ट से ज़्यादा और कोई सीरीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई होगी। मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल की अगर मैं बात करूं या मैं पर्सनल सोशल प्लेटफॉर्म स्पेसेस की मैं बात करूं, मैंने मनी हीस्ट से ज़्यादा मैंने डिस्कशन किसी और सीरीज़ का देखा नहीं है। मैं सच्चाई में बता रहा हूं। तो मनी हीस्ट की आज हम लोग फैन कास्टिंग करने जा रहे हैं, लेकिन सीजन 1 को ध्यान में रख के। वैसे मैंने फैन कास्टिंग बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखी और डिस्कशन ग्रुप्स में भी देखी, रेडिट पे भी देखी, लेकिन मुझे हर एक जगह पे एक बहुत ही बचकानी चीज़ लगी कि लोगों ने फैन कास्ट ऐसे किया है कि प्रोफेसर बनेंगे शाहरुख खान में और बर्लिन बनेंगे ऋतिक रोशन में और ये वो बनेगा। मतलब सारे सुपर स्टार्स जो वो जानते थे उन्होंने उठा के अंदर ला दिए कि रकेल बनेंगी करीना कपूर, उसके बाद में अनुष्का शर्मा जो बनेंगी वो आपकी नरोबी बन जाएंगी एंड सो ऑन। मुझे बहुत ही पैथेटिक लगा कि इतने सारे सुपर स्टार्स को एक साथ में लाना, वो भी फॉर अ सीरीज, इज नॉट ईजी क्या, सिंपली बोलूँ तो इम्पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को पॉसिबल बनाते हुए और वो एक्टर्स जो हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जो हमारे लिए स्टार्स या सुपर स्टार के कैटेगरी में नहीं आते हैं, विच आर ओपन टू डू एन OTT शो फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई मीन 3 to 4 5 6 सीजन्स तक में भी अगर जाना चाहे इंडिया के अंदर में तो चला जाए। तो आज हम लोग मनी हीस्ट के सीजन 1 की, जहाँ पे वो लोग रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटते हैं, उसकी हम लोग कास्टिंग करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग फैन कास्टिंग करेंगे ऑस्लो, हेलेंस्की, एंगेल, मॉस्को, मोनिका, डेनवर, अर्तुरो, टोक्यो, प्रोफेसर, रकेल, बर्लिन, इन सब की जो हमारे मेन कैरेक्टर थे सीजन 1 के अंदर में। तो शुरुआत करते हैं मनी हीस्ट की। इस फैन कास्टिंग में मैं आप लोगों को अपनी एक प्रेफरेंस बताऊंगा और एक रनर अप बताऊंगा, और आखिरी में आप लोग मुझे डिसाइड करके बताइएगा कि कौन सी टीम आपको, रनर अप्स वाली टीम आपको ज़्यादा अच्छी लगी है या फिर आपको मेरे फाइनल प्रेफरेंसेस ज़्यादा अच्छे लगे। और आपको भी अगर लगता है कि आपके पास में कोई आइडिया है तो डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। शुरुआत करने जा रहा हूँ पुलिस टीम से। पुलिस टीम या फिर ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके पुलिस की साइड में थे, या पुलिस की साइड भी ना लें जिनके कैरेक्टर्स के नाम सिटीज से नहीं थे। तो पहला कैरेक्टर है एंगेल। एंगेल जो दिखाया गया है वो कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। बहुत ही साधारण सा आदमी है, पुलिस में काम करता है, रकेल के ऊपर में उसका क्रश है, क्रश नहीं प्यार करता है, एक तरफा प्यार करता है। और समवन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा पीछे में वर्क करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ सा कैरेक्टर है। तो एंगेल के लिए मेरी जो रनर अप थे वो आदिल हुसैन साहब थे। बहुत ही शानदार एक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे से इस दबेपने और एक तरफा प्यार को वो बहुत अच्छे से वो पोर्ट्रे कर पाएंगे। बट मेरे लिए जो पर्सनल फेवरेट था वो आज तक आप लोगों ने विलन के कैरेक्टर या बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स में देखा होगा, रोनित रॉय साहब। बट आई थिंक इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उनका जो एक एक्टिंग रेंज है वो बहुत ही बड़ा है और वो बहुत ही सूटेबल लगेंगे रकेल के साथ में, जैसा मैं रकेल को मैं कास्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए प्रेफरेंस है रोनित रॉय फॉर एंगेल। मोनिका विल बी द सेकेंड कैरेक्टर वी आर गोइंग टू कास्ट। मोनिका ना केवल इनिशियली ये जानते हुए कि अर्तुरो एक शादीशुदा आदमी है और उसके साथ में इन्वॉल्व थी, वो बहुत ही एक मतलब जो खुद के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, और लेटर इन द सीजन वो आपका डेनवर के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में चली जाती है। तो एक ऐसा पर्सन जिसका इमोशनल एस्पेक्ट तो बहुत हाई है, लेकिन वो अपने लिए गुड या बैड सोचने के काबिल नहीं है। वो पर्सन वो डिसीसिव नहीं है। हालांकि मोनिका का कैरेक्टर सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 में आके एक ट्रेजेक्ट्री एक पकड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनडिसिसिवनेस उसके अंदर हमें हमेशा झलकती रहती है। मोनिका एक बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छी पर्सन दिखाई गई है। तो मेरे लिए जो फर्स्ट मतलब रनर अप के लिए जो मैंने सोचा था वो अदिति राव हैदरी को सोचा था। अदिति राव हैदरी ना केवल मोनिका के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकैप्सुलेट करती हैं बल्कि बहुत अच्छे से इसे परफॉर्म भी कर पाएंगी। बट माई पर्सनल प्रेफरेंसेस यामी गौतम, क्योंकि आगे जाके मोनिका का कैरेक्टर डेनवर के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा भी आगे के भी हीस्ट में जाता है, तो मैं एक थोड़ा सा इम्पोजिंग चाहता था। तो यामी गौतम विल बी माई फर्स्ट चॉइस फॉर मोनिका। सबसे नाम लेते हैं ना अर्तुरो का तो एक दो रोए बॉडी में खड़े हो जाते हैं, और पहला शब्द आता है पैथेटिक, सेल्फिश, इम्पेशेंट,
क्या क्या बातें कहें, नार्सिसिस्ट जिसे लगता है वो बहुत ज़्यादा वो काबिल है, उसको कहीं ना कहीं पे ये जो मनी हीस्ट के कैरेक्टर जब आपके रॉयल मिंट के अंदर में आ जाते हैं तो उसे ईगो का इशू आता है कि आज तक वो बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में था, बट राइट नाउ पीपल आर डोमिनेटिंग these people, these new people, these robots are dominating him in front of his peoples। तो ये उसके अंदर में एक इसे बहुत ही कार्टूनिश सा एट्रीब्यूट देता है, कहीं ना कहीं हमें कॉमिक रिलीफ जैसा लगता है, लेकिन बहुत ही वाहियात कैरेक्टर है। तो अर्तुरो को ध्यान में रखना और उसके बारे में सोचना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ा, और इस पैथेटिकनेस को पोर्ट्रे करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे एक्टर्स चाहिए। तो मेरे लिए रनर अप पोजीशन पे थे जिमी शेरगिल, क्योंकि जिमी शेरगिल के अंदर मुझे वो एक कॉकीनेस, वो एक ईगोइस्टिक समझ में आता है, दिखता है सामने। और मोनिका जो हम लोगों ने कास्ट किए हैं वो उनके साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में नज़र आ सकती हैं, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस एक और बेटर एक्टर जो एक्टिंग में, जिसका मैं नाम लूँ तो आप लोगों के मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरे पे और आपको ये एक्टर कुछ भी पोर्ट्रे कर सकता है। के मैनन साहब को मैं एज अर्तुरो में देखना चाहूँगा। वो इस पैथेटिकनेस को बहुत ही खूबसूरती से वो पोर्ट्रे करेंगे। आपने अगर रे नहीं देखी है तो रे में देखिए, उनका झूठ बोलना और इस चीज़ को पोर्ट्रे करना, एक सेल्फिशनेस, एक नार्सिसिज्म को पोर्ट्रे करना, झूठ बोलते रहना लगातार, बहुत ही खूबसूरती से इनकैप्सुलेट होता है। सो के मैनन विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर अर्तुरो। ऑस्लो और हेलेंस्की दोनों को एक साथ में कास्ट करना ही सही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सीजन में दोनों को एक रिलेशनशिप में दिखाया गया है, जहां ऑस्लो एक हम लोगों को ब्रूट फोर्स की तरीके से नज़र आता है, हेलेंस्की उसी ब्रूट फोर्स पेयर का एक सॉफ्टर वर्जन हमें नज़र आता है। जो हेलेंस्की है उसका ट्रेजेक्ट्री सीजन के अंदर काफ़ी बड़ा है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नैरोबी के साथ में नज़र आता है हेलेंस्की आगे जाके। और जब पलर्मो आएगा हमारा आगे में, तो पलर्मो के भी साथ में उसका एक रिलेशनशिप पोर्ट्रे होता है। तो हेलेंस्की मुझे एक प्रॉपर एक्टर चाहिए था। इवन मैं चाह रहा था कि इस कैरेक्टर में काम करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कैरेक्टर को देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। तो हेलेंस्की के लिए मैं एक बेटर एक्टर मैं चुन रहा था। तो मेरे लिए जो रनर अप पेयर था वो था दयानंद शेट्टी, आपने CID के अंदर में देखा होगा, और शब्बीर आलूवालिया आपने शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी मूवीज़ में आपने देखा होगा। शब्बीर आलूवालिया को हेलेंस्की में और दयानंद शेट्टी को ऑस्लो के रोल में। लेकिन मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस थी, नितिन धीर आपने चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर देखा होगा, ऑस्लो के कैरेक्टर में मेरी प्रेफरेंस थी। और रणदीप हुडा, जिनका वॉइस, जिनका बोलने का तरीका, जिनका चलने का तरीका, आगे जाके ये सब कॉम्प्लिकेटेडनेस जो हेलेंस्की के अंदर थी उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएंगे। सो रणदीप हुडा इज़ माई फेवरेट चॉइस फॉर हेलेंस्की एंड नितिन धीर फॉर ऑस्लो। मॉस्को ना केवल एक बहुत ही सिंसियर कैरेक्टर था, बल्कि वो एंकर थे डेनवर का। डेनवर का एंकर होने का मतलब ये हो जाता है कि डेनवर से अगर कोई भी काम अगर आपको करवाना है, कोई भी अगर आपको बात अगर मनवानी है, तो आपको बस केवल जाना है और मॉस्को को बताना है। मॉस्को बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे, बाकी भी कैरेक्टर्स के बीच में उनकी एक्सेप्टेंस थी, और वो पूरे ग्रुप का एक फादर लाइक फिगर थे। पूरे हमारे जो ग्रुप था उसका एक फादर लाइक फिगर थे। तो मॉस्को के लिए मेरी जो पहली चॉइस थी वो थी विजय राज साहब रनर अप पोजीशन के लिए, और जो सेकंड चॉइस थी हमारे लिए अमोल गुप्ते साहब। तो मैंने कहीं ना कहीं पे अमोल गुप्ते को मैंने प्रेफरेंस दी, क्योंकि अमोल गुप्ते का ना केवल एक जो एज है, बाकी चीज़ें हैं वो आपके मॉस्को से मैच खाती, बल्कि जो मैं डेनवर में मैं जो कास्ट करने के लिए जा रहा हूँ या जो मेरी प्रेफरेंस है उनके साथ भी ज़्यादा सूटेबल है। हालांकि मैं जानता हूँ विजय राज साहब भी एक बहुत ही शानदार एक्टर हैं, इसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हैं, लेकिन अमोल गुप्ते साहब के ऊपर में मैं रिस्क लेना चाहूँगा। डेनवर को जैसे ही मैं देखता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में एक इमेच्योर, शॉर्ट टेम्पर, ईजिली मैनिपुलेटेड, जिसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप को किसी प्ले बॉय से वो कम नहीं समझता है, और इतना मैनिपुलेटिंग है, इतना मैनिपुलेटिव है कि उसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। इवन मोनिका भी उसे मैनिपुलेट कर सकती है, और उसको लगता है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लड़के निकाला जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो डेनवर के लिए मेरी जो रनर अप चॉइस थी वो थे ताहिर राज भसीन। आपने इनको मर्दानी के अंदर में देखा होगा, बहुत ही शानदार एक्टर है, बहुत ही अच्छे से इसको पोर्ट्रे कर लेंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट था, मैं डेनवर को मैं सोच रहा था, अगर इस बंदे को लगता है कि हर एक चीज़ लड़ाई से
हल निकल सकता है, अगर लड़ाई से अगर सॉल्व हो सकती है तो ये लड़ाई में बहुत अच्छा दिखाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में समवॉट टाइगर श्रॉफ जैसा कोई पर्सन था, लेकिन टाइगर श्रॉफ को तो कास्ट नहीं कर सकते। तभी मैंने मर्द को दर्द नहीं होता है कि अभिमन्यु दसान को देखा। तो अभिमन्यु दसान को जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से ये डेनवर का कैरेक्टर और बहुत ही फ्लर्टेशियस नेचर, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इनकैप्सुलेट ये कर लेंगे और इनको मैनिपुलेट करना, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी नहीं लगते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभिमन्यु दसान विल बी माई फेवरेट चॉइस फॉर डेनवर। रियो को जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही गीकी सा पर्सन आता है जो आगे जाके टोक्यो से प्यार में पड़ेगा, और टोक्यो उसके लिए वो हर चीज़ है जो खुद जो रियो नहीं है। यानी कि टोक्यो के अंदर एक पागलपन है, रियो बहुत ही बुकिश है। टोक्यो के अंदर में एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स जाके हिम्मत दिखाने का एक जज्बा है, लेकिन रियो के अंदर में थोड़ा सा डरा सहमा, इवन लोग उसे ग्रुप का वीक लिंक कंसिडर करते हैं। तो रियो को लेके मैं एक बहुत ही वीक और टोक्यो को बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे मैं दिखाना चाहता था। तो मेरे लिए रियो जो है, मेरे लिए जो रनर अप चॉइस रहेगी वो रहेंगे शाकिब सलीम। आपने रेस 3 के अंदर में इन्हें देखा होगा और बहुत ही शानदार एक्टर हैं, लेकिन इनके अभी तक जो टैलेंट है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट रहेगा, रियो को मैं छोटी उम्र, मतलब इसको मैं 22-23 साल का लड़का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मैं दिखा सकूं, या मैं क्या दिखा सकूं, मतलब मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन है उसके अंदर में, तो ईशान खट्टर विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर रियो। तो ईशान खट्टर विल बी माय प्रेफरेंस फॉर रियो। ईशान खट्टर ना केवल जिनको मैं टोक्यो में कास्ट करने जा रहा हूं बहुत शानदार लगेंगे, मेरी जो प्रेफरेंस है टोक्यो के लिए बहुत शानदार लगेंगे ईशान खट्टर उनके साथ में। सो ईशान खट्टर विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर रियो। टोक्यो को जैसे ही मैं देखता हूँ दिमाग में आता है बहुत ही अनपेशेंट, अनप्लान्ड, जो फ्लर्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करती है और टीम के ऊपर पता नहीं कब अपनी इन्हीं सब इम्पेशेंस की वजह से बर्डन बन जाती है, लेकिन टीम भी उसे दरकिनार नहीं कर सकती है क्योंकि उसके अंदर शायद से पूरी टीम को लगता है हम सबसे ज़्यादा हिम्मत है, और उसका जो पास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कोलैप्सिंग, बहुत ही ज़्यादा कोलाइडिंग नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा रायता फैला जिसे हम लोग कहते हैं, उस टाइप का उसका पास्ट रह चुका है। और वो अपना एक लव या लव ऑफ लाइफ आप उसको आप कहें, वो खो के वो आ रही है, और रियो के साथ में वो आगे जाके कहीं ना कहीं वो एक आराम वो पाती है, एक वो सुकून वो पाती है। तो टोक्यो ना केवल प्रोफेसर के बाद में, बर्लिन के बाद में 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर के तौर पे सामने आया है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के भी बीच में पॉपुलर रहा है। और मैं कहूँ तो गर्ल गैंग से एक तरीके से लीडर, हालांकि मुझे नरोबी ज़्यादा नज़र आ रही थी, बट लीड करते हुए दिखाया ज़्यादा टोक्यो को गया और बहुत ही ज़्यादा इन्हें टाइम फ्रेम मिलेगा। तो टोक्यो के लिए मेरे दिमाग में एक ऐसा एक्टर था जो कि इस इमेच्योरिटी को भी एक मैच्योरिटी के साथ में कैरी कर सके। तो राधिका आप्टे विल बी माय रनर अप चॉइस। नेटफ्लिक्स से इनका रिश्ता बहुत पुराना रहा है और बहुत ही शानदार रहा है। तो लेकिन मेरे दिमाग में राधिका आप्टे, फ्लर्टेशियस, ईशान खट्टर, इन सब पहलुओं पे अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे तापसी पन्नू मुझे नज़र आती है। तापसी पन्नू के अंदर एक अजीब सा एक ईगो हर टाइम उनके बोलने में नज़र आएगा। अगर आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अगर आपने हसीना दिलरुबा देखी हुई है तो अगर आपने हसीना दिलरुबा देखी है तो आप मेरी इस चॉइस से बिल्कुल तुरंत आप सहमत हो जाएंगे। और ईशान खट्टर और तापसी के बीच का जो एक डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं तापसी सम वॉट प्रोफेसर और इस वाली लीग में चली जाएंगी जिस एज ग्रुप में मैं कास्ट करना मैं शुरू करूँगा, तो उतना ही डिफरेंस होना ज़रूरी है। सो तापसी विल बी माई प्रेफरेंस फॉर टोक्यो। ना केवल तापसी के होने से हमारी रीच बढ़ती है सदर्न ऑडियंस के भी बीच में, बल्कि मुझे तापसी, राधिका आप्टे बहुत ज़्यादा रिडेंडेंट होती जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीटिव होती जा रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो तापसी इज़ अ बेटर चॉइस एंड अ फ्रेश चॉइस फॉर टोक्यो। रकेल मेरे दिमाग में एक ऐसा कैरेक्टर था जो कहीं ना कहीं रियल शो से थोड़ा सा एक बेटर ट्रेजेक्ट्री डिजर्व करता है, क्योंकि वो अभी तो वो प्रोफेसर के साथ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं सिचुएशन को हैंडल करने में। प्रोफेसर के साथ में वो आपके कॉन्वर्सेशंस में वो इन्वॉल्व हैं। तो रकेल को भी कहीं ना कहीं उसी
वॉइस टोन कहें या वॉइस मॉड्यूलेशन कहें, इस लेवल पे होना चाहिए जो कि वो प्रोफेसर की वो बराबरी कर सकें और थोड़े टाइम तक वो इस सीज़न को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए रखें। बल्कि जब वो आगे जाके टीम में इन्वॉल्व हों, जब प्रोफेसर और रकेल के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, तो वो एक अच्छा, एक परफेक्ट एक हमें नज़र आ सके, एक हमें अच्छा एडिशन हमें नज़र आ सके। तो मेरे लिए जो रनर अप चॉइस थी रकेल के लिए वो ऐश्वर्या राय थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काम वो नहीं कर रही हैं और जिनको मैं कास्ट करने के मूड में एक बेटर एक पेयर एक नज़र आता। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जब मैंने सोचा तो मेरे को तुरंत आर्या नज़र आ जाती हैं हॉट स्टार की, और सुष्मिता सेन विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर रकेल, जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग लगेंगी। इवन अगर आगे जाके उन्हें पूरे ग्रुप को लीड भी करना पड़ता है रकेल को, तो भी वो बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में वो नज़र आएंगी और वो अपने साथ में शायद से जो रियल कैरेक्टर जिन्होंने पोर्ट्रे किया उनसे बहुत अच्छा पोर्ट्रे करने में सक्षम है। सो रकेल के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस है सुष्मिता सेन। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बिल्कुल मेन कैरेक्टर्स पे। नैरोबी ना केवल एक बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सन, टोक्यो और नैरोबी दोनों के अंदर एक मैडनेस है, लेकिन नैरोबी के अंदर दूसरों को लेके भी वही मैडनेस है कि दूसरों का जब काम पड़ता है, लेकिन टोक्यो अपने ही काम में सबको उलझाई रहती है। नैरोबी के अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी है विद अ सेंस ऑफ चाइल्डिशनेस। नैरोबी मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ। नैरोबी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, जब नीड पड़े तो उनके लीडरशिप स्किल्स सामने आ जाते हैं, और कैपेसिटी है किसी भी आदमी से काम करवाने की, जो हम लोगों को बाद के सीजन्स में देखने को मिलता है कि नैरोबी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी मिशन के लिए। तो नैरोबी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस था कि किस एक्टर को मैं कास्ट करूं। तो मेरे लिए जो प्रेफरेंस थी नैरोबी की, जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो नयनतारा थी। लेकिन फिर मैं 2-3 दिनों पहले ऐसे ही गैंग्स ऑफ वासेपुर में रीवॉच में कर रहा था और सडनली आई रिमेंबर रिचा चड्ढा। और रिचा चड्ढा के अंदर वो हर क्वालिटी है, वो हर डोमिनेशन है और एक मैडनेस है, एक एसेंस है, साथ में एक सिंसियरिटी भी है जो नैरोबी की एक अपना फोर्टे है। सो रिचा चड्ढा विल बी नैरोबी फॉर मी। Berlin is not a character. Berlin is the magic on which Money Heist is working right now. तो Money Heist का जो एंकर था फर्स्ट सीजन में हम सबका इंटरेस्ट बांधने का काम करता है। विलन भी बर्लिन, हीरो भी बर्लिन है। एक काइंड ऑफ चार्म है बर्लिन के अंदर कि हर कोई उससे अट्रैक्ट होता है, चाहे आप इसे हेट करो चाहे आप इसे लव करो। वो बहुत ही पैथेटिक है। इवन सीजन 1 के अंदर में हमें देखने में लगता है कि आर्थुरो से ज़्यादा पैथेटिक कईयों बार में बर्लिन नज़र आता है हम लोगों को, बट स्टिल वी फॉल इन लव विद बर्लिन। वो सुना होगा ना बैड बॉयज़ के साथ में फॉल, मतलब प्यार में जल्दी गिरते हैं हम लोग। तो बर्लिन उसी तरीके का बैड बॉय है। उसके अपने एथिक्स हैं, उसका अपना मोरल है, उसका अपना एक मनी हीस्ट का सीजन 1 पूरी तरीके से बर्लिन का वन मैन शो भी नज़र आता है कई एक पॉइंट्स पे। तो बर्लिन को लेके मैं बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस था। तो बर्लिन के लिए मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो अर्जुन रामपाल थे। अर्जुन रामपाल के अंदर में वो चार्म है, वो लुक्स हैं, वो विलेनियस एट्रीब्यूट्स हैं, वो एक डोमिनेटिंग फिजिक है। लेकिन फिजिक को जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आया मैं और बेटर एक एक्टर मैं सोच रहा था जिसका मुस्कुराना कनिंग भी हो, क्यूट भी हो, दोनों एक ही टाइम पे हो। और मेरे दिमाग में जो मुस्कुराहट ने सबसे पहले मेरे मतलब जब से मैंने मूवीज़ देखना शुरू किया है, आई लव अक्षय खन्ना। और अक्षय खन्ना का आप चाहे आर्टिकल 365 आप देख लें कि देखने को आपको लगता है एंड रिचा चड्ढा इज़ अ फेनोमेनल एक्ट्रेस, बट स्टिल रिचा चड्ढा को वो डोमिनेट कर जाते हैं बिल्कुल आराम से बोलते हुए भी। एंड दैट्स द मेन क्वालिटी। बर्लिन चीखता नहीं है, बर्लिन चिल्लाता नहीं है, बर्लिन बस कुछ बोलता है और वो पूरा आपका ध्यान वो कैप्चर कर लेता है, वो पूरा स्क्रीन वो कैप्चर करता है। सो अक्षय खन्ना इज माई प्रेफरेंस फॉर बर्लिन। Arjun Rampal is runner-up, but Akshay Khanna, I am proud of my this fan casting. Akshay Khanna is Berlin for me, totally Berlin. उनका मुस्कुराना, उनका देखना, उनका बोलना, everything Berlin, अक्षय खन्ना। और अब वो आ गया जिसका इंतज़ार हम सभी लोग कर रहे थे, प्रोफेसर।
प्रोफेसर एक बहुत ही ऑकवर्ड, बहुत ही गीकी, नर्डी, जिसके बहुत हाई वैल्यूज़ हैं। वो बैंक तो चुराने के लिए वो जा रहा है, या वो रॉयल मिंट में वो डाका डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको सभी अपने मेंबर्स जिंदा चाहिए। एक बहुत ही बुकिश सोच है उनकी, वो इंट्रोवर्ट हैं, वो जीनियस लेवल का उनके अंदर इंटेलेक्ट है, लेकिन एक श्रूडनेस है। और जब वो काम करते हैं तो वो अपने एक अलग कैरेक्टर में पहुंच जाते हैं, बहुत ही ग्रे जोन में चले जाते हैं, और उनका बात करने का तरीका किसी एक विलन से कम नहीं लगता है। तो ये दोनों, एक ऑकवर्डनेस, शाइनेस, सिलीनेस, इंट्रोवर्ट एज वेल एज विलेनियस एट्रीब्यूट, ये दोनों चीज़ों को एक साथ में कैप्चर आदमी कर सके, सामने खड़ा हुआ आपको लगे ये आदमी। तो मेरे दिमाग में जब मैंने ऐश्वर्या राय को मैंने कास्ट किया, अर्जुन रामपाल को जब मैंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस फॉर बर्लिन मैंने बनाया, और ऐश्वर्या राय को जब मैंने रकेल के लिए मैंने कास्ट किया, सो अभिषेक बच्चन मुझे एक प्लॉजिबल चॉइस लगे। और अभिषेक बच्चन इस चीज़ को बहुत अच्छे से कॉमन मैन को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन ने OTT प्लेटफॉर्म पे ब्रीथ के अंदर में काम किया, तो मुझे सडनली याद आता है कि आर माधवन उनसे पहले एक दबे कुचले फादर का रोल कितने अच्छे से, इवन प्रोफेसर का सारा जो एक कैरेक्टरिस्टिक जो चाहिए था आर माधवन ने उसमें प्ले किया था। एक फादर जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे दिमाग किस तरीके से इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ही डोमिनेटिंग लगता है, लेकिन स्टिल वो एक कॉमन नज़र आता है, वो गलिबल सा नज़र आता है, और वो आपको ऐसा नज़र आता है कि वो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता हूं मैं इस आदमी को, लेकिन आप इतना आसानी से आप नहीं पहुंचा सकते। तो आर माधवन ना केवल रीच बढ़ाते हैं, इवन इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक आर माधवन माने जाते हैं, चाहे बॉलीवुड की बात करें और चाहे सदर्न सिनेमा की बात करें। पूरे इंडिया के अंदर में आर माधवन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, आर माधवन इज प्रोफेसर फॉर मी, एंड आई एम प्राउड जिस तरीके से मैंने बर्लिन और प्रोफेसर और रकेल को मैंने कास्ट किया है। सो दिस इज़ माई फैन कास्टिंग। आप लोग अपना भी बता सकते हैं, आप लोग अपना भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर में आप लोग फॉलो करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर में फॉलो करने के बाद में आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बाकी भी वीडियोस देखिए, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।